रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के अंधेरे में जब मैं काम करके अपने घर लौट कर आ रहा था तो रोड पूरी तरह से खाली था। रोड पर किसी का आना जाना नहीं था और दूर दूर तक मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। इस सुनसान रोड पर सिर्फ मैं ही अकेला था जो पैदल घर की ओर बढ़े जा रहा था। और उस वक्त ये हवाएं भी डर का एक अलग ही एहसास करा रहे थे और अब मेरे पाँव भी अपने आप ही तेजी से बढ़ने लगे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे मुझे किसी के पीछे से आने का एहसास हो रहा था। डर की वजह से अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे पलट कर देख सकूं। मैं बिना पीछे देखे मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था और अब मेरी घबराहट भी बढ़ती जा रहे थे। और फिर जब मैंने पीछे की ओर पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के बीच में किसी आदमी के सर पर गई जो रोड के बीच में खड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। अभी मैं डरा सहमा उस तरफ ही देख रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। दोस्तों, उस वक्त मैं डर की वजह से इधर उधर हो नहीं पा रहा था, मानो कि जैसे मैं वहीं पर जम सा गया था कि तभी उस आदमी का सर गायब हो गया और सर के गायब होते अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी और अब मेरे दिल की धड़कनें भी बहुत ही तेज हो गई थी। अभी मैं डरा सहमा उस ओर ही देख रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और डरते हुए जब मैंने पीछे देखा तो मेरे साथ काम करने वाला महेश था, जो मेरे ही साथ फैक्ट्री में काम करता है। कि तभी अचानक से वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मुझे इस तरह देखकर महेश ने कहा, क्या हुआ जो तुम इतने डरे हो? इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर महेश हंसने लगा और हंसते बोला, क्या यार तुम भी यार मजाक कर रहे हो? मैं इस रास्ते पर रोज ही आया जाया करता हूँ, पर मुझे तो ऐसा कुछ कभी दिखाई नहीं दिया। शायद ये तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं है। अब महेश की बात सुनकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैंने कुछ समय पहले देखा था वो सच था या फिर सिर्फ मेरा एक वहम था। अभी मैं इसी सोच में ही था कि तभी महेश मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं महेश के साथ जा ही रहा था कि तभी मुझे फिर से उसी आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसका सर बीच रोड पर खड़ा था। वो मुझे महेश के साथ जाने से मना कर रहा था। अगर तुम उसके साथ गए तो तुम्हारा भी मेरी तरह ही हश्र होगा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ काम करने वाला महेश नहीं बल्कि वो है जो तुम सोच भी नहीं सकते। इतना बोलते ही उसकी आवाज़ आनी अब बंद हो गई थी कि तभी महेश ने मुझे कहा कि यही पास में मेरे दोस्त का घर है, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है जो उसने मेरी ज़रूरत पड़ने पर दिए थे, और अब उसे ज़रूरत है, वो कल सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़कर वो गांव जा रहा है। महेश के इतना कहते अब मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल से उमड़ने लगे थे। तो मैंने महेश को जाने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा। मेरे इतना कहने पर वो मुझे अपने साथ जाने के लिए कहने लगा। वो मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं बार बार उसे मना कर रहा था पर वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था और मुझे अपने साथ ही लेकर उस ओर बढ़ने लगा। और जब उस घर के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि उस घर के पास एक औरत चूल्हे पर कुछ पका रही थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। और जब महेश ने उस औरत से पूछा कि गुलाब भाई कहाँ पर है, तो उस औरत ने हमें घर के अंदर की ओर इशारा किया और उस औरत के इशारा करते ही हम दोनों उस घर के अंदर गए। घर के अंदर जाते ही महेश ने गुलाब भाई को आवाज़ दी। महेश के आवाज़ देते ही घर के रूम से आवाज़ आई और महेश को रूम के अंदर आने को कहा। उस आवाज़ को सुनकर महेश उस रूम की ओर बढ़ने लगा और मुझे वहीं पर बैठने को कहा। मैं यहीं पर बैठकर अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई रहा था कि तभी मेरी नज़रें एक रूम के अंदर गई और तभी उस रूम के अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैं उस रूम के अंदर गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था। फिर मैं उस रूम से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा। अभी मैं जा ही रहा था कि तभी मुझे फिर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी और जब मैंने उस आवाज़ को सुनकर उस तरफ देखा
तो वो आवाज़ उस रूम के अलमारी से आ रही थी। फिर जब मैं उस अलमारी के पास गया और जब मैंने उस अलमारी को खोला तो अलमारी के खुलते ही जो मैंने उसके अंदर देखा उसे देखकर तो मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि उस अलमारी के अंदर एक और रूम था जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि तभी फिर से मुझे कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब उस आवाज़ को सुनकर मैं उस अलमारी के अंदर चला गया और जैसे मैं उस अलमारी के अंदर गया तो वैसे उस रूम के अंदर लाइट ऑन हो गई और लाइट के ऑन होते ही फिर जो मैंने देखा तो उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। दरअसल मैंने देखा कि उस रूम के अंदर सोहन काका थे, मेरे साथ ही कंपनी में जो काम किया करते थे, और वो कुछ दिन पहले ही गायब हो गए थे और साथ ही उनके पास बहुत सारी डेड बॉडियां पड़ी थे पर उन सभी का सर नहीं था। सोहन काका मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे और साथ ही उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे, पर मैं उनके पास डेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। डरते हुए मैं सोहन काका के पास गया और उनके मुंह से कपड़े खोले। कपड़े के खुलते ही सोहन काका ने कहा कि बेटा बेटा मुझे बचा लो, ये हमें मार डालेंगे। सोहन काका की ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि कौन मार डालेगा आपको? जिस पर उन्होंने बताया कि जिसके साथ तुम यहाँ पर आए हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक भूत है और साथ ही तुम्हें घर के बाहर एक औरत दिखाई दी होगी, तो वो कोई औरत नहीं बल्कि वो एक डायन है जो इंसानों की बलि देती है, और जो यहाँ पर तुम्हें डेड बॉडी दिखाई दे रही है वो उस डायन ने इन सभी की बलि दे दी है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी हाथ की उंगली कटी थी जिस वजह से उन्होंने मेरी बलि नहीं दी, नहीं तो मैं भी इन सभी के साथ यहीं पर इसी हालत में पड़ा होता। पर मेरा मरना तो तय है क्योंकि यहाँ पर आ जाने के बाद उसके पास 24 घंटे का समय होता है और वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। पर एक रास्ता है जिससे मैं और तुम बच सकते हैं और उन्हें हम ख़त्म भी कर सकते हैं, पर वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों सोहन काका की ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि वो क्या है और कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में एक गुफा है और उस गुफा के अंदर एक छड़ी है। वो छड़ी बहुत ही अजीब तरह की है। उस छड़ी को उस गुफा से बाहर लाकर मुझे दे देना, फिर मैं इन सभी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। पर उसी गुफा के अंदर तुम्हें एक बाबा दिखाई देगा जो तुम्हें वो छड़ी लेने से मना करेगा और शायद वो तुम्हें मारने की भी कोशिश करेगा, पर वो कोई बाबा नहीं होगा बल्कि बाबा के रूप में एक भूत होगा। और जैसे तुम उस गुफा से निकलकर बाहर आकर उस छड़ी को हमें दे दोगे तो फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अब सोहन काका की ये बात सुनकर मैं सोहन काका को अपने साथ लेकर गुफा में जाने के लिए उस रूम से निकलकर बाहर आ गए और उस रूम से बाहर निकलते ही मैंने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आया। अब हम दोनों उस रूम से निकलकर घर के दरवाजे के पास आ गए थे और फिर जब मैंने दरवाजे के बाहर देखा तो वो औरत वहीं पर थी। उसे दरवाजे के पास देखकर हम दोनों उसी दरवाजे के पास रुक गए थे कि तभी उस औरत ने हमारी तरफ देखा और उस औरत के देखने के पहले ही हम दोनों उस दरवाजे के पीछे छिप गए। अब हमें डर भी लग रहा था कि अगर वो दोनों रूम से बाहर आ गए तो हमारा मरना तो तय है कि तभी उस औरत के पायल की खनकने की हमें आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया था कि वो औरत घर के अंदर आ रही है, और जब वो औरत घर के अंदर आई तो उस औरत को देखकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी कि कहीं ये औरत हमें देख ना ले। अभी हम उस औरत की तरफ ही देख रहे थे कि वो औरत उसी रूम के अंदर चली गई जहाँ पर गुलाब भाई और वो आदमी बैठा था। उस औरत के रूम में जाते ही हम दोनों घर से बाहर निकल आए और घर से बाहर निकलते ही घर के अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ को सुनकर सोहन काका ने बताया कि उन्हें पता चल गया है कि हम घर से बाहर निकल गए हैं कि तभी वो घर के अंदर से अजीब तरह की आवाज़ें निकालते हुए घर से बाहर आ गए और वो हमें ढूंढने लगे। दोस्तों उन लोगों के घर से बाहर निकलने से पहले ही मैं और रामू काका एक पेड़ के पास छिप गए, पर अब उन सभी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई थी। फिर वो हमें ढूंढते हुए वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद मैं और सोहन काका उस गुफा की ओर बढ़ने लगे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद की रोशनी में रात में भी दिन का एहसास हो रहा था, मानो जैसे कि सुबह के 6 बज रहे हों और हम चांद की रोशनी के सहारे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पर कुछ समय के बाद जब हम उस जंगल में पहुंचे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है, और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा
तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे इस तरह देखकर सोहन काका ने कहा कि क्या हुआ। उनके इतना कहने पर मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा हो, जिस पर उन्होंने कहा कि पर पीछे तो कोई नहीं है, शायद हमें गलतफहमी हो गई है। सोहन काका के इतना कहने पर फिर हम उस गुफा की ओर बढ़ने लगे। अभी हम उस ओर ही जा रहे थे कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। अब उस आवाज़ को सुनकर मैं वहीं पर रुक गया और जब मैंने सोहन काका से कहा कि आपको भी कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, मेरे इतना कहते वो आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी। दरअसल कोई हमें उस गुफा में जाने से रोक रहा था और वही आवाज़ हमें बार बार सुनाई दे रही थी कि यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मैंने सोहन काका को ये बात बताई तो मेरे इतना कहने पर उन्होंने बताया कि जब तक तुम उस गुफा तक नहीं पहुँच जाते तब तक तुम पीछे पलट कर मत देखना, नहीं तो वो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। दोस्तों, सोहन काका की ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मैं अभी उनसे ये पूछने वाला था कि तभी उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए पर तुम पीछे पलटकर बिल्कुल भी मत देखना जब तक कि तुम उस गुफा तक नहीं पहुंच जाते। सोहन काका के इतना कहने पर मैं उस गुफा की ओर जाने लगा और सोहन काका मेरे पीछे पीछे आने लगे। और जैसी मैं उस गुफा की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। मैं पीछे पलटकर देखना तो चाहता था पर सोहन काका ने कहा था कि कुछ भी हो जाए पर पीछे पलटकर मत देखना, और इसी वजह से मैं बिना पीछे देखे उस ओर बढ़ने लगा। पर अब ऐसा लग रहा था कि कोई शैतान मेरे पीछे आ रहा हो। डरावनी आवाज़ें निकालते हुए मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मैं अपने डर को काबू में करते हुए उस गुफा के पास पहुंच गया। और गुफा के पास पहुंचते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो सोहन काका नजर ही नहीं आ रहे थे। उन्हें पीछे ना पाकर अब मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे कि कहीं उस शैतान ने सोहन काका को मार तो नहीं डाला। यही सब सवाल मेरे मन में चल रहे थे कि तभी सोहन काका आते हुए नजर आए और जब मेरे पास आ गए तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पर रह गए थे काका। तो उन्होंने बताया कि उन शैतानों ने मुझे भटका दिया था और मैं उनसे बाल बाल बचा हूँ। फिर उन्होंने मुझे उस गुफा के अंदर जाने के लिए कहा। उनके इतना कहने पर मैं उस गुफा के अंदर बढ़ने लगा और जब उस गुफा के अंदर गया तो उस गुफा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, जिस वजह से मुझे कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। बस इतना नज़र आ रहा था कि मैं अपने कदमों को बढ़ाते हुए देख पा रहा था। और जब कुछ आगे गया तो गुफा के अंदर एक रोशनी दिखी और उस रोशनी को देखकर मैं उस रोशनी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो रोशनी आसमान से आ रही थी। दरअसल गुफा ऊपर की तरफ से खुली हुई थी, जिस वजह से चांद की रोशनी से गुफा के अंदर उजाला था। तो मैं उस छड़ी को उस गुफा में तलाश करने लगा कि तभी अचानक से बहुत ही सारे चमगादड़ मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं डर गया और मैं वहाँ से भागते हुए जाने लगा। मैं भागते भागते उस छड़ी के पास पहुंच गया और वो चमगादड़ मेरे पास से होते हुए गुफा से बाहर की ओर भागने लगे। जब मैं उस छड़ी को उठाने वाला था कि तभी वो बाबा आ गए और मुझे उस छड़ी को लेने से मना करने लगा। उस बाबा के मना करने के बावजूद भी मैंने उस छड़ी को उठा लिया और उस छड़ी को उठाते ही उस बाबा ने मेरा पैर पकड़कर खींच लिया। बाबा के ऐसा करते ही मैं उस छड़ी को लेकर नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मेरे सर में चोट लग गई और मेरे सर से खून निकलने लगा। और जैसे उस बाबा ने हाथ में त्रिशूल लेकर मुझे मारने ही वाले थे कि तभी वो मेरी आंखों में देखकर रुक गए और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर बाबा ने बताया कि जिन्हें तुम सोहन काका समझ रहे हो वो सोहन काका नहीं बल्कि उनके भेष में एक शैतान है। अब ये सुनते ही बाबा मुझे अपने साथ आने के लिए कहने लगा। उनके कहते मैं उनके पीछे जाने लगा और जब मैं उनके पीछे गया तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि सोहन काका यहाँ पर कैद थे, पर उनकी आंखें सफ़ेद थी और वो बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। और उनके साथ ही उनके जैसे ही कुछ और भी लोग थे जिन्हें देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तभी बाबा ने बताया कि यह भी वही छड़ी को लेने के लिए यहाँ पर आए थे, पर इनमें से कोई भी वो छड़ी छू नहीं पाया और उन सभी को शैतान ने अपने वश में किया है। और इन्हें उस शैतान के वश में से छुड़ाने के लिए मैंने इन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है। पर इन सभी को शैतान के वश से छुड़ाने के लिए 5 महीने का वक्त लग जाएगा और फिर ये ठीक होकर घर जा सकते हैं। दोस्तों, ये सब देखकर मैं समझ गया कि ये उस शैतान की साजिश थी जिसे वो छड़ी पाने के लिए उसने बनाई थी। पर जो भी मैंने वहाँ पर देखा वो सब उस शैतान की साजिश थी। वो तो अच्छा हुआ कि
बाबा ने मुझे देख लिया। अगर बाबा जी थोड़ा और लेट हो जाते तो मैं उस छड़ी को शैतान को ले जाकर दे देता, फिर पता नहीं क्या होता। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी बाबा ने कहा कि अगर तुम वो छड़ी उस शैतान को दे देते तो मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता। फिर इतना सब बताते हुए बाबा मुझे गुफा के बाहर की ओर ले गया तो मैंने उस शैतान का असली रूप देखा और साथ ही वो मोहन भी था जो मुझे वहां पर लेकर आया था। उन सभी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और वो मेरा आने का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों ये सब देखकर मैं बाबा के साथ गुफा के अंदर आ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और सुबह होते ही मैं उस गुफा से निकलकर घर आ गया। तो दोस्तों ये तो थी मेरी दिल दहला देने वाली खौफनाक घटना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।